गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 3.2 रेशम यानी कि सिल्क। रेशम सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये आप अंडरलाइन करें। रेशम कीट पालन को इंग्लिश में हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं। अपनी माताजी, चाची जी या दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशम की साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। पहले ये पढ़ते हैं। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। रेशम के कीट पालन और कोकूनों से रेशम निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं और अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अच्छे से योगदान देती हैं महिलाएं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादकों में गिना जाता है। अब हम पढ़ते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं। लार्वा को हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट भी कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये प्यूपा कोशित कहलाता है। जो प्यूपा कोशित क्यों कहलाता है? क्योंकि लार्वा अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है और ये जाल अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है और फिर ये अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैटरपिलर क्या करता है, पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ एक स्रावित करता है। जैसे ही वो पदार्थ प्रोटीन से बना स्रावित करता है तो हवा लगते ही वो सूख जाता है, जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और जब ये पूरी तरह से रेशम के रेशे से ढक लेता है तब हम उसको प्यूपा बोलते हैं, यानी कि प्यूपा बन जाता है। ये आवरण कोकून कहलाता है। ये प्यूपा का जो आवरण है, प्यूपा का जो आवरण होता है, इसी को हम कोकून बोलते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। अब जो कीट हैं वो कीट कोकून के अंदर ही रहती है और कोकून के अंदर रहकर वो अपनी वृद्धि करती है और बटरफ्लाई में यानी कि तितली में चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेशम का जो रेशा होता है जो इनसे प्राप्त किया जाता है रेशम कीट से, वो इतना मजबूत होता है कि स्टील का तार या रेशम का रेशा दोनों को आप समान मात्रा में माप सकते हो। अब ये आपके हैं नर रेशम कीट और मादा रेशम कीट। नर और मादा रेशम कीट प्रजनन क्रिया द्वारा ये मादा रेशम कीट के द्वारा पत्तियों पर अंडे छोड़े जाते हैं। फिर इन अंडों से ये लार्वा जो आपको दिखाई दे रही है रेशम कीट, ये लार्वा निकलती है अंडों से। फिर ये अपने चारों ओर अपने ऊपर 8 के रूप में इसे सिर से घुमाते हुए रेशम कीट से ढक लेती है और जिसे पूर्ण रूप से ढकने के पश्चात ये आपको इस प्रकार दिखाई देती है। इसके अंदर अब वो जो रेशम कीट हैं जो लार्वा के रूप में था वो अब तितली के रूप में चेंज होता है। ये आपके सिल्कवर्म के अंडे होते हैं, यानी रेशम कीट के अंडे। कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा कीट बाहर निकलने लगते हैं और ये इन अंडों के कवच को भी खाते रहते हैं। फिर पत्तियों को खाना प्रारंभ करते हैं। समय रहते ये पत्तियों को खाते रहते हैं और विकसित भी होते रहते हैं।
एक समय ऐसा भी आता है जब ये पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं। पूर्ण जब विकसित हो जाएंगे तब तक ये पत्तियां खाते रहेंगे। विकसित होने के बाद ये बंद ही कर देते हैं अपना पत्तियों को खाना, और अपशिष्ट पदार्थ भी निकालते रहते हैं ये। जिस प्रकार हमारे शरीर में पाचन होता है वैसे इनके शरीर में भी पाचन क्रिया होती है, और ये पत्तियों को खाते समय अपशिष्ट के रूप में वापस निकालते भी हैं, और इनके शरीर की वृद्धि होती रहती है पत्तियों के खाने से। जब विकसित होते हैं तो फिर विकसित होने के बाद ये अपने मुंह से प्रोटीन का स्राव निकालते हैं। प्रोटीन से बना एक स्राव जो हवा के संपर्क में आते ही सूखने लगता है और धागे के रूप में निकलता रहता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये जाले जैसे दिख रहे हैं, ये रेशे ही हैं, तंतु ही हैं। इन तंतुओं से ही मिलकर रेशे का निर्माण होता है, यानी कि धागे का निर्माण होता है। अब ये स्पीड से अपने मुंह को, सिर को आगे पीछे लपेटती रहती है, और आंट के रूप में ये आगे पीछे लपेटते लपेटते प्यूपा अवस्था में, यानी कि कोकून में बदल लेती है। कोकून में तभी बदलती है जब अपने शरीर को पूर्ण रूप से ये रेशम के रेशे से लिपट जाती है, तभी हम इसको कोकून बोलेंगे। अभी इसको कोकून नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब तक ये पूर्ण रूप से पैक नहीं हो जाती तब तक इसको हम कोकून नहीं बोलेंगे। धीरे धीरे ये कोकून में परिवर्तित हो रही है लार्वा कीट। तो देखिए किस प्रकार अपने शरीर को रेशम के तंतुओं से लपेट रही है। इसमें भी समय लगता है। अब ये धीरे धीरे कोकून में परिवर्तित हो रही है, देखिए। जब ये पूर्ण रूप से कोकून में परिवर्तित हो जाती है तो ये प्रोटीन का स्राव निकालना बंद कर देती है और उसके अंदर ही रहती है। कुछ समय बाद परिपक्व होने पर बाहर निकलने की कोशिश करती है, और इसको काट कर वो बाहर निकलती है। जब ये इनसे बाहर निकलती है तो इसको, जब भी ये काट कर बाहर निकलेगी कोकून को, तो कोकून हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा, यानी कि इससे फिर तंतु, इनको रेशम के तंतुओं से वस्त्र नहीं बना पाएंगे। इसलिए इनको जब ये कोकून अवस्था में आ जाते हैं तब इनको उबले पानी में, गर्म पानी में या भाप के द्वारा इनको अंदर ही मार दिया जाता है, जिससे कि ये बाहर निकल कर इसको काटे नहीं। क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो इस कोकून को नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करने पर ये तंतु रेशम के निर्माण में उपयोग में नहीं आते हैं। ये देखिए किस प्रकार परिपक्व होकर लार्वा जो था अब तितली में बदल गया है। तो सभी कोकून में से चारों कोकून है, चारों कोकूनों में से धीरे धीरे लार्वा जो है विकसित होकर निकल गया। अब कुछ समय बाद ये धीरे धीरे इनके पंख भी बड़े होने लगते हैं। तो पंख बड़े होने के बाद ये लार्वा अवस्था में आ जाते, तितली वयस्क में बदल जाते हैं, मादा में। अब जो मादा कीट होती है वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है, हार्मोन का स्रावित करता है, जिससे नर को सिग्नल मिलता है और नर इसके पास आता है और वो इससे लव करता है, जिससे कि जो मादा कीट होती है फिर वो अंडे देने लगती है। क्योंकि नर और मादा प्रजनन क्रिया करने के बाद ही मादा अंडे बना सकती है।
और इन अंडों से वापस कीट का लार्वा बनेगा, लार्वा से कोकून का निर्माण होगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है ऐसे ही, यही इसका जीवन चक्र है रेशम कीट का। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग भी दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन, उसका जो है रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भी विभिन्नता होती है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं, केवल एक प्रकार के ही कीट नहीं होते हैं। और सबसे सामान्य जो रेशम कीट होता है वो शहतूत रेशम कीट हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों में रंगा भी जा सकता है। और अन्य कीट भी होते हैं, टसर रेशम कीट, मूंगा रेशम कीट, कोसा रेशम कीट, इसके अलावा भी बहुत सी प्रजातियां होती है जिनसे रेशम प्राप्त किया जाता है। मुख्यतः ये हैं टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। अब है रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन भी करता है। अब है क्रियाकलाप 3.5। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़ों को आप इकट्ठा करें, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाएं। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में भी मिल सकते हैं। और अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान आप कर सकते हैं। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो रेशम संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। ये आपके रेशम के कपड़े हैं कुछ, जैसे टसर रेशम ये हो गया, मूंगा रेशम ये मूंगा रेशम हो गया, और ये एरी सिल्क हो गया, एरी रेशम, मलबरी सिल्क यानी कि शहतूत का रेशम। तो ये अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं। और जो मूंगा रेशम होता है, मूंगा रेशम से इस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं जैसे लेडीज़ बैग, मूंगा कर्टेन यानी कि पर्दे, छतरियाँ और टाई, और वॉल हैंगिंग यानी दीवारों पर लटकाने वाले जो फ्लावर्स वगैरह के जो बने हुए होते हैं, आर्टिफिशियल कुशन यानी कि तकिए और चादर, ये अलग अलग प्रकार, चाइनीज़ सिल्क, एरी सिल्क, प्रिंटेड सिल्क, इनके बारे में आप देख सकते हैं। ये आपके सिल्क अलग अलग प्रकार के हैं। इस प्रकार के चित्र आपको भी चिपकाने हैं स्क्रैप पुस्तिका में। और आप रेशम कीटों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे मलबरी सिल्क जो शहतूत रेशम कीट होती है वो इस प्रकार की होती है। एरी सिल्क होती है वो इस प्रकार की कीट होती है। टसर रेशम जो प्राप्त किया जाता है वो इस प्रकार की कीट से प्राप्त किया जाता है। मूंगा रेशम इस प्रकार की कीट से प्राप्त किया जाता है। और ये कीट जो लार्वा के रूप में ये बड़े होने पर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ये आपके पहली रेशम कीट हो गई, ये टसर कीट हो गई, ये मूंगा कीट हो गई, ये एरी कीट हो गई। तो ये अलग अलग प्रकार की कीटें हैं जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र तैयार करती हैं। अब आपके हैं क्रियाकलाप 3.6। किसी कृत्रिम रेशम, संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एकक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। तो ऊन के धागे को जलाने से और इन रेशम के धागे को इनको जलाने से इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो कुछ रेशों को जलाने पर दुर्गंध निकलती है और कुछ रेशों को जलाने पर दुर्गंध वगैरह नहीं निकलती। प्राकृतिक रेशों से दुर्गंध नहीं आती। ये जानने के लिए कि
रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है? आप क्रियाकलाप 3.7 करने के प्रयास कर सकते हो कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है। कोकून अवस्था तभी आती है जब लार्वा अपने चारों ओर धागे को लपेट लेता है, तभी आती है। तो आप क्रियाकलाप 3.7 में देखें। चित्र 3.9 जो आपके पुस्तक में है उसकी फोटो प्रतिलिपि लीजिए आप। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र काटकर आप इसकी फोटोकॉपी करवा सकते हैं। 3.9 जो चित्र हैं किताब में, और इसको चित्रों को काट कर प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पर अलग अलग चिपका सकते हैं। और अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों का जीवन चक्र जो है अवस्थाओं को सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए कि जो कोई भी ये जल्दी कर लेगा वो विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं और इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपका सकते हैं। नेक्स्ट है आपके कोकून से रेशम तक, जिसे हम कल पढ़ेंगे।